दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है आप उसे बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 10th मैन। क्या मतलब हुआ? 10th का मतलब होता है 10वां आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोहन was an educated but अनएम्प्लॉयड मैन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जो कि पास्ट का हो, और उसके अलावा वहाँ सिर्फ वॉज या वर का प्रयोग किया जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। तो इस तरह का जो वाक्य है उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सोहन वॉज एन एजुकेटेड। और दोस्तों, एजुकेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शिक्षित या फिर पढ़ा लिखा। सोहन एक पढ़ा लिखा बट लेकिन अनएम्प्लॉयड मैन, और अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार आदमी था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन, मतलब सोहन एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार आदमी था। ही wanted to do some work। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये वांट की सेकंड फॉर्म है, वांट मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म है वांटेड। और यहाँ पर दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाए गए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो पहली वर्ब के बाद आपको दूसरी वर्ब का प्रयोग करना होता है, और उससे पहले आपको टू लगाना होता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड टू डू, वह करना चाहता था, सम वर्क, कोई काम। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क, मतलब वह कोई काम करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट। क्या मतलब हुआ? सो इसलिए वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू वेट। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और इस वाक्य के अंदर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो पहली वर्ब होगी प्राइमरी वर्ब, उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। मान लीजिए ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो पहली वर्ब है इसकी डिसाइड, जिसका मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, तो उसको सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और उसके बाद टू लगा के अगली वर्ब को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वेट मतलब इंतज़ार करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू वेट, उसने फैसला किया या कह सकते हैं उसे निर्णय किया, टू वेट इंतज़ार करने का, फॉर द किंग राजा का, एट द पैलेस गेट मतलब महल के दरवाजे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इसलिए उसने महल के दरवाजे पर राजा का इंतज़ार करने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। ही थॉट दैट ही वुड टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं, THOUGHT। और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट। और थिंक मतलब सोचना, और थॉट मतलब सोचा। तो क्या मतलब हुआ? ही थॉट, उसने सोचा, दैट की ही वुड टॉक, वह बात करेगा, टू हिम उनसे, ही वुड टॉक टू हिम मतलब वह उनसे बात करेगा, अबाउट द जॉब नौकरी के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने सोचा कि ही वुड टॉक टू हिम अबाउट द जॉब, वह उनसे बात करेगा नौकरी के बारे में।
चलिए आगे देखिए। सो इसलिए नेक्स्ट डे, अगले दिन, सोहन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट एंड वेटिंग फॉर द किंग। क्या मतलब हुआ? सो नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन सोहन वॉज स्टैंडिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, और जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो स्टैंडिंग है ये स्टैंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी लगने के बाद ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाएगा, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसका मतलब होता है खड़ा होना। तो क्या मतलब हुआ? अगले दिन सोहन वॉज स्टैंडिंग, सोहन खड़ा हुआ था, आउटसाइड मतलब बाहर, द पैलेस गेट महल के गेट के बाहर, एंड वेटिंग और इंतजार कर रहा था, फॉर द किंग राजा का। चलिए आगे देखिए। टू पास हिज टाइम ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट इन थ्रू द गेट। क्या मतलब हुआ? टू पास हिज टाइम, पास करने का मतलब होता है गुजारना। टू पास हिज टाइम मतलब अपने समय को गुजारने के लिए ही स्टार्टेड काउंटिंग। दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जब आप किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम पास्ट में होने लगा तो वहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर को आपको यूज़ करना है। ही स्टार्टेड काउंटिंग मतलब क्या हुआ कि वह गिनती करने लगा या वह गिनने लगा। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होने लगी, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आपको सिंपली स्टार्टेड का यूज़ करना है और स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह दौड़ने लगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही सब्जेक्ट लगाएंगे पहले ही, फिर सब स्टार्टेड, ही स्टार्टेड रनिंग मतलब वह दौड़ने लगा। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप इस तरह के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल मतलब वह लोगों को गिनने लगा, हु वेंट इन, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, हु वेंट इन, और इन मतलब अंदर, और ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वेंट इन मतलब जो लोग जो अंदर गए। थ्रू द गेट, थ्रू द गेट मतलब थ्रू मतलब माध्यम से, थ्रू द गेट मतलब दरवाजे के माध्यम से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू पास हिज टाइम अपने समय को बिताने के लिए ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल वो लोगों को गिनने लगा, हु वेंट इन जो अंदर गए, हु वेंट इन, थ्रू द गेट जो गेट के अंदर गए, या कह सकते हैं जो लोग अंदर गए उस दरवाजे के माध्यम से। चलिए आगे देखिए। थ्रू आउट द डे ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, थ्रू आउट द डे, इसका मतलब होता है थ्रू आउट द डे का मतलब होता है पूरा दिन। थ्रू आउट द डे ही काउंटेड उसने गिने 10 स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी लोग, अजनबी उसे स्ट्रेंजर कहा जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो उसने क्या मतलब हुआ? ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स, उसने 10 अजनबियों की गिनती की, गोइंग इन जो अंदर जा रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि थ्रू आउट द डे पूरे दिन ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, उसने 10 लोगों को, 10 अजनबी लोगों की गिनती की, गोइंग इन जो अंदर जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बाय इवनिंग मतलब कि शाम तक 9 ऑफ देम हैड कम आउट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं हैड कम आउट, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य के अंदर हैड का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बाय इवनिंग मतलब कि शाम तक 9 ऑफ देम, 9 ऑफ देम मतलब उनमें से 9 हैड कम आउट बाहर आ चुके थे। चलिए आगे देखिए। When the king came out of the palace gate। क्या मतलब हुआ? when मतलब कि जब, the king राजा, came out बाहर आए, of the palace gate महल के दरवाजे से। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब राजा जो राजा थे वो महल मतलब कि महल के गेट से, महल के दरवाजे से बाहर आए। सोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब। दोस्तों आस्क का मतलब पूछ, आपने सुना होगा आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क का मतलब कहना भी होता है, मांगना भी होता है। और जब आप आस्क के साथ फॉर जुड़ जाए तो इसका मतलब हो जाता है मांगना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं,
आस्क का मतलब सिर्फ पूछना होता है या कुछ कहना, लेकिन यदि आस्क के साथ फॉर भी जुड़ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सोहन आस्क्ड फॉर ए जॉब, सोहन ने नौकरी मांगी, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली द किंग सैड नो टू हिम। और दोस्तों ये जो आप वर्ड देखें ना, अनफॉर्चुनेटली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बदकिस्मती से। तो क्या मतलब हुआ कि उसने नौकरी मांगी लेकिन बदकिस्मती से द किंग सैड, राजा ने, द किंग सैड नो टू हिम, राजा ने उससे ना कह दी, मतलब राजा ने उसको नौकरी के लिए मना कर दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो ये जो सोहन नाम का व्यक्ति है वो दरवाजे पर खड़ा है और ये जो राजा साहब हैं वो उनसे नौकरी मांग रहा है। चलिए आगे देखिए। देन फिर सोहन mentioned that only 9 out of 10 strangers had come out of the palace। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। मेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ, देन सोहन मेंशन, फिर सोहन ने उल्लेख किया दैट की ओनली 9 आउट ऑफ 10, मतलब उसने क्या बोला या उसने किस चीज़ का उल्लेख किया कि दैट ओनली 9 आउट ऑफ 10, मतलब सिर्फ 10 में से 9 लोग, 9 स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, हैड कम आउट, बाहर आए थे, ऑफ द पैलेस, महल से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे अच्छे से समझ लिए कि सोहन ने फिर उस बात को उल्लेख किया कि 10 अजनबियों में से सिर्फ जो 9 थे वो महल से बाहर आए थे, हैड कम आउट ऑफ द पैलेस। चलिए आगे देखिए। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च फॉर द मैन। क्या मतलब हुआ, एट वंस का मतलब हो गया तुरंत, मतलब तुरंत। द किंग ऑर्डर, जो राजा थे, राजा साहब जो थे, ऑर्डर उन्होंने आदेश किया, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, राजा साहब जो थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू सर्च, ढूंढने का, टू सर्च फॉर द मैन, उस आदमी को ढूंढने के लिए उन्होंने आदेश दिया अपने सिपाहियों को। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये जो स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर्क का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के अंदर वॉज या वर्क के बाद जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन वॉज फाउंड, जो आदमी था वो पाया गया, हाइडिंग, छुपते हुए या छुपा हुआ, हाइडिंग मतलब छुपना, इन द किंग्स चैम्बर, और यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी है, और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तब वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो किंग्स चैम्बर का मतलब हुआ राजा का कक्ष, चैम्बर का मतलब कक्ष। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर, जो आदमी था उसे छुपा हुआ पाया गया। कहाँ पाया गया, इन द किंग्स चैम्बर, राजा के कक्ष में। चलिए आगे देखिए। ही वॉज एन एनिमी, और दोस्तों एनिमी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुश्मन या फिर शत्रु, और स्पाई का मतलब है जासूस। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज एन एनिमी स्पाई, मतलब वह एक दुश्मन जासूस था। हु हैड कम टू किल द किंग, जो कि आया था, हु हैड कम टू किल द किंग, जो कि राजा को मारने के लिए आया था। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ विद का मतलब साथ नहीं है, यहाँ विद का मतलब है से। तो क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन, राजा सोहन से बहुत खुश था। एंड मेड हिम हिज ऑन बॉडीगार्ड, और उसको उन्होंने अपना खुद का बॉडीगार्ड मतलब कि अंगरक्षक बना दिया। और ये मेक की सेकंड फॉर्म में मेड मतलब बना देना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन एंड मेड हिम हिज ऑन बॉडीगार्ड, जो राजा था, जो राजा साहब थे, वो सोहन से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे अपना स्वयं का, अपना खुद का अंगरक्षक बना दिया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा आपने देखा इस कहानी के अंदर जो ये सोहन नाम का व्यक्ति था, जो कि एक पढ़ा लिखा था लेकिन एक बेरोजगार था,
वो व्यक्ति राजा साहब के पास नौकरी मांगने गया और राजा साहब ने उसको मना कर दिया, लेकिन जब उस व्यक्ति की उन्होंने मतलब उसकी समझदारी को देखा तो उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना दिया। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।